नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन है हमारा इस स्टार्टअप पे, उसके लिए मैं विक्टोरियस विजय चौधरी सर को बुलाना चाहूंगा। तो चौधरी सर का इंट्रोडक्शन दे दूं। चौधरी सर सबसे यंग इन्वेस्टर है, 67 ईयर के दोस्तों। चौधरी सर एयर इंडिया से रिटायर्ड है और उन्होंने पिछले साल ही प्रॉफिट फॉर्मिट को ज्वाइन किया था। बट चौधरी सर का मेहनत का जज्बा इतना जबरदस्त है कि इनको हम 67 ईयर्स का यंग इन्वेस्टर ही बोलेंगे, क्योंकि वो 12-12, 14-14 घंटे भी दे सकते हैं और बहुत कम पीरियड में उन्होंने बहुत सारा एजुकेशन हासिल किया है। तो मैं स्टार्टअप ये दोस्तों सबसे चैलेंजिंग फैक्टर था हमारे लिए, क्योंकि स्टार्टअप में बहुत मेहनत लगती है। बाकी सारा लिस्टेड डाटा बीएससी एनएससी से मिल जाता है, स्टार्टअप मिलना बहुत मुश्किल होता है। स्टार्टअप का अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत बड़ी चीज है। तो सर ने बहुत मेहनत की है। तो आई वेलकम विजय सर फॉर स्टार्टअप्स। थैंक यू मिलिंद सर। दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं। मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मैं मेरे गुरु पीयूष सर को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी वजह से मैं आज मुझे ये मौका मिला और मैं आपके सामने ये स्टार्टअप का प्रेजेंटेशन दे पा रहा हूँ। दोस्तों, इसकी डिज़ाइनिंग में मेरे को मदद करी है अमरनाथ ठाकुर जी ने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो देखते हैं दोस्तों, स्टार्टअप क्या है और हमें इसमें क्यों ध्यान देना चाहिए। स्टार्टअप एक बहुत ही जो एक आइडिया से स्टार्ट होता है, बहुत छोटी सी कंपनी, और बढ़ के इतनी हो जाती है कि वो बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके देती है हमें। और इसको सबसे पहले देखें कि वर्ल्ड में इंडिया स्टार्टअप्स के बड़े बड़े स्टार्टअप्स के शेयर में कहाँ स्टैंड करता है। तो हम देख पाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स सबसे नंबर 1 पे है 65% के साथ। वहीं इंडिया का नंबर तीसरा है, थर्ड नंबर पे आता है 4% के साथ। ये हमें बताता है कि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री तो है, लेकिन स्टार्टअप अभी यहाँ पे जस्ट स्टार्ट ही हुए हैं, वो अंकुरित हुए हैं, उदय हुए। इन्होंने काफ़ी बढ़ना है, इनका काफ़ी स्कोप है, तो हमें इन पे ध्यान देना चाहिए। आज से पहले स्टार्टअप्स जब 2015 से पहले बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चीज़ को महसूस करा और उन्होंने मेक इन इंडिया के तहत स्टार्टअप इंडिया नामक स्कीम लेके आए, जिससे कि स्टार्टअप को बूस्ट मिल सके। इसका उद्घाटन श्री अरुण जेटली जी, जो उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेजेंस में 16 जनवरी 2016 को किया। इसका गोल था कि इनोवेटिव और नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करना, जॉब्स क्रिएट करना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। इसके लिए उन्होंने एक्शन प्लान बनाया कि इसको जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई कर दें, जो नए स्टार्टअप आए उनको हैंड होल्डिंग के साथ आगे बढ़ाएं, उनको फंडिंग करें और सपोर्ट दें, और बहुत से इंसेंटिव्स लेके आए, जैसे कि टैक्स छूट, टैक्स फ्री जोन्स इत्यादि। इससे क्या हुआ दोस्तों, पिछले 5 सालों में 2016 से लेके अब तक स्टार्टअप्स में ज़बरदस्त ग्रोथ आई। इनकी संख्या बढ़ के अब तकरीबन 50,000 के करीब हो गई, और वहीं इनके थ्रू 5.5 लाख नए जॉब क्रिएट हुए, जिससे एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट मिला। ये इसके साथ ही साथ जो यंग एंटरप्रेन्योर्स भी इस फील्ड में आए, और जो मीडियन एज है एक एंटरप्रेन्योर की घटकर 31 ईयर्स हो गई। अब देखें कि ये जो स्टार्टअप हैं कौन सी सिटी से सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि बेंगलुरु से सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। ये बेंगलुरु 40% के कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के स्टार्टअप्स के लिए। वहीं दिल्ली एनसीआर 30% के कंट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मुंबई 20% के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और बाकी सारे सिटीज़ 10% के ही कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। इन सिटीज़ में ग्रोथ का आगे बहुत स्कोप है। अब आगे देखते हैं हम दोस्तों कि इनके सर नेक्स्ट वन कि स्टार्टअप की जर्नी क्या होती है, कैसे स्टार्टअप एक बार स्टार्ट होता है और कैसे वो बड़ा बनता है। स्टार्टअप एक आइडिया से, किसी का नया आइडिया, नया कोई प्रोडक्ट, नई सर्विस देने के उससे स्टार्ट होता है, और
वो बढ़ के एक, उसको बीज समझ लो, बीज लगाता है जो कि एक आगे जाके बड़ा पौधा बनता है। लेकिन ये इसके 5 स्टेज होते हैं: सीड स्टेज, प्री सीड स्टेज, सीड स्टेज, अर्ली स्टेज, लेटर स्टेज एंड आईपीओ। प्री सीड स्टेज में ये सिर्फ एक आइडिया और एक कॉन्सेप्ट होता है। इस आइडिया और कॉन्सेप्ट का बड़े बाकी जो फाइनेंसर्स होते हैं उनको इन पे इतना भरोसा नहीं होता, इसलिए फाइनेंस के लिए इन्हें जिनका भी ये आइडिया होता है, जो चलाना चाहते हैं, वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली की मदद लेते हैं या अपनी सेल्फ फाइनेंसिंग करते हैं, या कहीं पे जैसे कॉलेज में एग्जीबिशंस लगती हैं वहाँ से पार्टिसिपेट करके जो प्राइज मनी मिलता है उससे इसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है, एक बार ये स्टार्ट कर लिया तो उसकी सीड स्टेज आती है। सीड स्टेज में क्या होता है, वो किसी तरीके से अपने पैसा जुटा के उसका प्रोडक्ट्स का एक प्रोटोटाइप तैयार कर लेते हैं और उसका डिमांड को देखने के लिए, वैलिडेट करने के लिए उसे मार्केट में लॉन्च करते हैं। इसके लिए प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं कस्टमर्स और मेंटर्स के साथ, और इस टाइम इसके फंडिंग के लिए वो और बड़े फंड मैनेजर्स को देखते हैं जो कि उनको मिलता है गवर्नमेंट लोन से, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इनक्यूबेटर्स है और एंजल इन्वेस्टर्स। दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये एंजल इन्वेस्टर्स क्या हैं। एंजल डिक्शनरी का जो डायरेक्ट ट्रांसलेशन करें तो एंजल का मतलब फरिश्ता है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टअप में एंजल एक फरिश्ते से कम नहीं है इन स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि ये एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा होता है और उनको बिजनेस का भी काफ़ी ज्ञान होता है, और वो इनको पर्याप्त फंडिंग देते हैं और इनको उनका बिजनेस बढ़ाने में भी मदद करते हैं, हैंड होल्डिंग भी करते हैं। दोस्तों यही वो 2 स्टेज हैं, प्री सीड स्टेज और सीड स्टेज, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स फेलियर्स होते हैं। तो इसलिए इसे वैली ऑफ डेथ भी कहा जाता है। इनकी फेलियर रेट 90% तक होती हैं। जो एक बार ये स्टेज पार कर गया तो इसके बाद वो एंटर कर जाता है अर्ली स्टेज। इसमें इस स्टेज में प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है और इंडिकेटर्स जैसे कि कस्टमर बेस कितना बढ़ रहा है, रेवेन्यू कितनी बढ़ रही है, एप्लीकेशन कितने डाउनलोड हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसी बेस के ऊपर वो अपना यूजर बेस को इंक्रीज करते हैं और नए ज्योग्राफिकल एरियाज में एक्सपेंड करते हैं। इसके लिए उन्हें और ज़्यादा फंड चाहिए होते हैं जो कि इन्हें सुपर एंजल्स और स्मॉल वेंचर कैपिटलिस्ट से मिलते हैं। इसके बाद आता है लेटर स्टेज। लेटर स्टेज में ये एक अपना स्टार्टअप काफ़ी हद तक डेवलप हो गया होता है, उसका इम्प्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड होता है और वो ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से करते हैं, जिससे कि बड़े बड़े फंड हाउसेस का उन पर भरोसा बढ़ जाता है। और इस स्टेज में जो स्टार्टअप हैं उनको फंडिंग मिलती है बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट से, प्राइवेट इक्विटी फंड से, मर्जर एंड एमलगेशन से और स्ट्रेटेजिक अलायंस से। और इसके बाद जब ये अच्छी तरीके से ग्रो कर जाते हैं तो वो आईपीओ लेके आते हैं और मार्केट से पैसा लाने के लिए इसके कई फायदे होते हैं। लिस्टिंग का ये सबसे बड़ा फायदा ये है कि इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है स्टार्टअप की, साथ ही साथ उनको नए नए मार्केट्स मिलते हैं, उनका एक्सपोजर होता है। साथ ही जो अभी तक जो अर्ली इसमें इन्वेस्टर्स थे उनको एक एग्जिट रूट मिलता है, वो बहुत अच्छे अपने प्रॉफिट के साथ बाहर निकलते हैं। और बड़े बड़े हेज फंड्स और इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इस स्टेज में इनमें एंटर करते हैं, और यही वो समय है जब आप और हम जैसे एक रिटेल इन्वेस्टर्स है, छोटा इन्वेस्टर है, उसको भी मौका मिलता है इन आईपीओज में पार्टिसिपेट करना और मार्केट से थ्रू इनकी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का। चलो तो दोस्तों देखते हैं आगे कि किन स्टार्टअप पे सबसे ज़्यादा जो अपना वेंचर कैपिटलिस्ट का भरोसा है। सबसे बड़े जो स्टार्टअप हैं वो हैं जिन पे वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा फंडिंग मिल रही है वेंचर कैपिटलिस्ट से, वो हैं पेटीएम, बायजूस, ओयो रूम, स्विगी, जोमेटो, ड्रीम 11 इत्यादि। तो
ये देखते हैं कि जो फंड हाउसेज हैं उनके काफी इन पे भरोसा बढ़ रहा है, और यही चीज हमें ये बताती है कि उनकी एवरेज डील भी बढ़ती जा रही है। 2016 में जहां एक एवरेज डील 5 मिलियन की होती डॉलर्स की होती थी, वहीं इस साल के 6 महीने में बढ़ के उससे 5 गुना 25 मिलियन डॉलर के करीब हो चुकी है। ये भरोसा हमें दिलाता है कि जब फंड हाउसेस पे इनका इतना भरोसा है तो हमें भी इनको ट्रैक रखना चाहिए। आगे देखेंगे कि ये अगर डील इतनी बढ़ रही हैं तो इन्वेस्टमेंट, अपना वेंचर कैपिटलिस्ट क्या इन्वेस्टमेंट वो भी बढ़ा रहे हैं, वो देखेंगे हम। 2016 में जहां 708 डील हुई और उसके लिए वेंचर कैपिटलिस्ट ने $4.5 बिलियन अमाउंट इन्वेस्ट करा, वहीं पिछले 6 महीने में डील तो घट के 382 हो गई, लेकिन $12 बिलियन उन्होंने उनमें इन्वेस्ट किया। ये दिखाती है कि अब बड़ी बड़ी फंडिंग भी करने लग गए हैं, उनको इतना भरोसा हो चुका है हमारे स्टार्टअप्स के ऊपर। अगर इतना हो गया तो देखें हम ये बड़ी डील्स कितनी हो रही हैं। हम ये देखेंगे कि पिछले साल $100 मिलियन प्लस की डील 28 थी, जो इस साल के 6 महीने में 31 हो चुकी हैं। ये भी एक भरोसा जताती हैं कि अब हमें ज़्यादा फंडिंग आसानी से स्टार्टअप्स के लिए मिलना स्टार्ट हो गया है। अगर ज़्यादा पैसा मिल रहा है, बड़ा बड़ा फंडिंग मिल रही है, तो ये स्टार्टअप भी बड़े होंगे। ये देखेंगे हम अगली स्लाइड में। दोस्तों ये देखें कि यूनिकॉर्न, आप सोच रहे होंगे कि ये यूनिकॉर्न क्या चीज़ है। दोस्तों यहाँ ये बताना चाहूँगा कि यूनिकॉर्न एक वेस्टर्न जो वर्ल्ड है उनकी एपिक स्टोरीज में एक ये जादुई घोड़ा है जिसके पास एक मैजिकल पावर्स होते हैं। तो इसी तरीके से ये स्टार्टअप में एक जादुई आंकड़ा होता है $1 बिलियन का। जिस भी स्टार्टअप का इस $1 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन हो जाता है वो यूनिकॉर्न कहलाने लगता है। तो ये इसके भी नंबर देखो बढ़ रहे हैं। 2016 में 8 थे, जो अब पिछले 6 महीने में बढ़कर 16 हो गए। अब पहले फंडिंग कम होते थे तो इसलिए उनकी ग्रोथ भी कम थी। 2010 से पहले हमारे यहाँ पे जो स्टार्टअप 12 साल में यूनिकॉर्न बनता था, अब हाई फंडिंग की वजह से अब वो 2 साल में ही एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन पाता है। अब दोस्तों जैसा कि जैद भाई ने बताया था कि किस इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा डिमांड है, तो हम ये यहाँ पाएंगे कि हमारे जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। हम देखेंगे कि ये सारे कॉमर्स एंड शॉपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल एंड टूरिज्म, फूड एंड बेवरेजेस, कॉमर्स एंड शॉपिंग, एजुकेशन, इन सेक्टर से आ रही है। लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन है, ये सारे एग्रीगेटर्स हैं। एग्रीगेटर्स यानी जो कि खुद अपना इनका कोई प्रोडक्ट नहीं होता, वो एक मिडलमैन का काम करते हैं और ये टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं कि फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर को उसको पहुंचाने का। तो ये एक डिमांडिंग सेक्टर से हैं, तो इन पे भी हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और ये उस बात को सच करता है। अब फंड हाउसेस का किन सेक्टर्स पे सबसे ज्यादा भरोसा, किसको सबसे ज्यादा फंडिंग मिल रही है? सबसे ज्यादा फंडिंग ई कॉमर्स, फिनटेक, लॉजिस्टिक्स और सॉफ्टवेयर, ये सबसे ज्यादा फंडिंग इन सेक्टर्स को मिल रही है। हमें इन पे भी, इन्हीं पे ही ज्यादा फोकस है हमारा। और यही चीज देखेंगे हम परसेंटेज शेयर ऑफ स्टार्टअप्स अकॉर्डिंग टू सेक्टर्स। सबसे ज्यादा आईटी पे, फिर हेल्थ केयर का आता है 9% के साथ, फिर AR, VR, देन फूड बेवरेज, एग्रीकल्चर, फिनटेक एंड रिटेल। दोस्तों यही सारी सेक्टर्स हमें अभी अभी डॉक्टर जैद ने बताए थे और यही सारे हम ये पा रहे हैं कि इन्हीं सेक्टर से सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स आ रहे हैं। अगर ये पीछे जैसे हमने डिस्कस करा था कि अल्टीमेट जर्नी एक स्टार्टअप की क्या होती है कि IPO में लाके और फंडिंग बन करके उसको एक वर्ल्ड क्लास कंपनी बनाना। तो जब हमने ये PPT बना रहे थे तब तक जोमेटो को
आईपीओ बाजार में आए, लिस्ट नहीं हुआ था, बस ये पाइपलाइन में था, तो इसलिए हमने इसको यहाँ रखा। तो देखो दोस्तों, जोमेटो क्या बम्पर लिस्टिंग की है, लिस्ट होते ही 1 लाख करोड़ के करीब उसकी वैल्यूएशन हो गई है। ऐसे ही अब आने वाले जो पाइपलाइन में आईपीओज हैं उनमें है फ्लिपकार्ट, पॉलिसी बाजार, नाइका, डिलीवरी, हमें इन पे सब में ध्यान रखना है। तो दोस्तों बड़े बड़े फंड हाउसेस तो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो रिटेल का लिए इसमें क्या क्या ये स्टार्टअप रिटेल इन्वेस्टर के लिए सूटेबल हैं? तो अनफॉर्चुनेटली ये सारे स्टार्टअप एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं है। तो इसमें क्यों सूटेबल नहीं है ये बताऊंगा, क्योंकि इनमें जोखिम बहुत है। जैसे पहले बताया कि 90% इनका फेलियर रेट्स है, और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि रिटेल इन्वेस्टर्स इनमें फंस के अपना सारा पैसा बर्बाद कर दें, इसलिए उन्होंने एक थ्रेशोल्ड लिमिट रखी हुई है कि जिसका भी नेटवर्थ 2 करोड़ से ऊपर है वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकता। लेकिन वो भी अगर किसी के मान लो 2 करोड़ हैं भी, तो भी वो बहुत जोखिम भरा है, क्योंकि 2 करोड़ में वो 1 या 2 ही स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर पाएगा, और खुदा ना खास्ता वो ही डूब गए तो उसकी सारी पूंजी भी डूब जाएगी। इसलिए फंड हाउसेस के लिए ही उपयुक्त है, क्योंकि फंड हाउसेस क्या करते हैं, वो 10 से 15 स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं और ये मान के चलते हैं कि इसमें से अधिकतर वो डूब जाएंगी और एक आधी एवरेज रिटर्न देगी, और उसमें से एक आधी देगी जो कि माइंड बॉगलिंग रिटर्न देगी, जिससे कि उनका सब में पैसा लगाया था वो तो निकल ही जाए, उसके अलावा कई गुना उसको प्रॉफिट भी मिल जाए। तो इसका मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। जैसे हमारे इन्फो एज है कंपनी, ये भी एक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है। उन्होंने करीब 250 करोड़ अपने इन्वेस्ट कर रखे हैं अलग अलग स्टार्टअप्स में, बहुत सारे स्टार्टअप्स में वो पैसा लगाते हैं। और देखो दोस्तों, जोमेटो भी उनमें से एक था। अब जब जोमेटो लिस्ट होने लगा तब उनके 18% के करीब उनकी हिस्सेदारी थी पूरे उस ग्रुप में, जोमेटो में, और उसमें से भी उन्होंने बहुत ही छोटा सा पॉइंट कुछ हिस्सा इनकैश कर लिया है, जिससे उन्हें 350 करोड़ मिल गए हैं, और बाकी अभी इंटैक्ट है। जो अपना आईपीओ आया था पहले, उसकी वैल्यूएशन लगा रहे थे 7-8 हजार करोड़ के करीब होगी वो 18% की, लेकिन अब मार्केट कैप जब जोमेटो लिस्ट हुआ तो आपने देखा कि 1 लाख करोड़ के करीब है। तो दोस्तों आप खुद ही अंदाजा लगाओ वो 18% के हिसाब से अब उनके वैल्यू क्या हो चुकी होगी। तो मेरा एक ही सलाह है, अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो एक प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट Naukri.com जैसी कंपनियों के थ्रू कर सकते हैं। तो आप कह रहे होंगे तो हमने इसके बारे में यहाँ पे बात ही क्यों कर रहे हैं? हम इसके बारे में यहाँ इसलिए बात कर रहे हैं दोस्तों कि ताकि हमें पता चल सके कौन से सेक्टर फास्टेस्ट ग्रोइंग है, कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कौन से स्टार्टअप्स सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, कौन से स्टार्टअप्स आईपीओ की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि जब वो लिस्ट हो तो हम पार्टिसिपेट कर सकें और उसके ग्रोथ में हम भी हिस्सेदार बन सकें। और ये हमने बहुत ही इसीलिए ब्रीफ रखा है क्योंकि इसमें हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्टार्टअप पे। थैंक यू, जय हिंद, एंड ओवर टू यू डॉक्टर मिलिंद। थैंक यू विजय सर, इट वाज अमेजिंग प्रेजेंटेशन। बहुत टफ टॉपिक को आपने बहुत कम शॉर्ट पीरियड में और बहुत आसानी से समझाया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हमने स्टार्टअप लिया क्यों? क्योंकि जैसा अभी मार्केट बुल रन में है, काफी सारी तेजी है और भर भर के मार्केट में आईपीओ आ रहे हैं। तो बहुत सारी इन्वेस्टर की एक क्वेरी थी कि वो उनको क्या लगता है कि हर एक आईपीओ में हम अपियर करें, पैसा भरें और पैसा 50-60% उनको इमीडिएटली प्रीमियम मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हर एक स्टार्टअप जो है वो आईपीओ की लेवल तक आता है और लॉन्चिंग पैड होता है BSE NSE, वहां से वो लिस्टेड कंपनी होती है।
बट हर एक आईपीओ को ढूंढने की और उनका स्टडी करने की, उसकी क्वालिटी क्या है वो देखने की एक अलग यूनिक और आसान मेथड प्रॉफिट फ्रॉम इट में है। तो सर के जो वीडियो रहेंगे जोमेटो के ऊपर या और आईपीओ के ऊपर, तो मैं आप सबको अर्ज करूंगा कि हमारा प्रॉफिट फ्रॉम इट का चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और वो देखें कि किस तरीके से सर एनालाइज करते हैं। हर एक आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईपीओ की भी क्वालिटी देखनी चाहिए, उसका पिछला ग्रोथ जो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट्स में आता है वो देखना चाहिए। तो जो आईपीओ का भी भरमार चल रही है उसके बारे में काफी सारी क्वेरीज थी, तो विजय सर का जो बेहतरीन प्रेजेंटेशन है उसमें से काफी आंसर्स मिल जाएंगे। मैं पीयूष सर से कमेंट लेना चाहूंगा। मिलिंद भाई धन्यवाद, और विजय भाई चौधरी जी, जैद भाई, आप दोनों ने बेहतरीन प्रकार से बताया कि हवा किस ओर है, डिमांड किधर पे से आ रही है। सबसे पहले जैद भाई का जो हमने प्रेजेंटेशन देखा, देखो कितना बेहतरीन ढंग से उन्होंने बताया कि मुझे पूरा वाइड बेस पे इंडिया को देखने का जरूर नहीं है। उन्होंने हमें सेग्रीगेट करके दिया कि मैं 4 जगह पे ध्यान रखूंगा, तो डिमांड मेरे हाथ में है। चलो बताओ मेरे साथ सारे लोग, सबसे पहला जैद भाई ने कौन सा ब्रॉड सेक्टर बताया? यस एवरीवन, किधर ध्यान देना चाहिए? रिटेल, 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 है ना जैद भाई? तो कोई कहता है कि मेरे को पैसा डालना है, वो कहीं और से शुरू करे वो बराबर नहीं है। उनके दिमाग में जैसे ही वो पैसा डाल रहे हैं, सबसे पहला क्लिक क्या होना चाहिए? क्या मैंने रिटेल में पैसा डाला क्या? क्योंकि रिटेल बूम है। जैद भाई मेरे हिसाब से 15% जैसा तो ग्रोथ आपको एवरेज रिटेल में मिलेगा, बराबर कि नहीं? जी सर। तो जो डेटा आप लोगों ने स्टडी किया था ये भी हम सब लोग को प्रोवाइड कर देंगे जैद भाई, ताकि उनको प्रॉपर हर एक सेक्टर के पिछले मिड टर्म ग्रोथ और करंट ईयर ग्रोथ भी सबको पता चल जाए। राइट? तो ये आप सबको दे दिया जाएगा। बट ओवरव्यू अगर हम ईगल साइड से देखें तो पहला ध्यान किधर देना है? रिटेल। रिटेल की सब कैटेगरी भी जैद भाई ने बता दी। रिटेल में पैसा लगना चालू हो गया, अब मैं किधर ध्यान दूंगा? बोलो चलो, दूसरा क्या था? रिटेल के बाद का बड़ा कैटेगरी क्या बताया जैद भाई ने? यस यस यस, वेरी गुड, फिनांस, है ना? तो देखो फाइनेंस भी बटा हुआ है, आपको बताया रिटेल फाइनेंस है, आपको बताया किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट आता है, सिक्योरिटी आती है। सो फाइनेंस इज अ ग्रोइंग सेक्टर। अंदाजे से ये भी 15% से बढ़ता हुआ सेक्टर है। फाइनेंस के बाद की तीसरी चीज बताइए मेरे को, व्हाट इज द थर्ड वेव? जैसे ये कोविड की बात कर रहे हैं ना, नेगेटिव वेव, वैसे ये डिमांड एक पॉजिटिव वेव है। पहली वेव रिटेल, दूसरी वेव फाइनेंस, तीसरी वेव टेक्नोलॉजी की वेव। बढ़िया जैद भाई ने ये डेटा हमें दिया। टेक्नोलॉजी को भी कम नहीं आंकना चाहिए, 15% प्लस का इनका ग्रोथ है। राइट? और चौथी वेव आपकी कौन सी थी? चलो, यस, है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर। हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी फाइनेंस रिटेल से थोड़ा कम है। राइट? ये इंडिया को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो हेल्थ केयर को भी हम प्रायोरिटी में रखेंगे, पर शुरुआत किधर से करेंगे? रिटेल, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, और फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम इस हायरार्की में चलेंगे तो देखो निवेश सिंपल हो जाता है हमारा। राइट? एम आई राइट जैद भाई? जी सर, ये हमें और फोकस करने में मदद करता है। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो आपने जो गाइडेंस दिया है ये टॉप क्वालिटी कंपनी ढूंढने में प्रशांत जी को बहुत काम लगेगा, बराबर ना? क्योंकि देखो प्रशांत जी बोलेंगे मुझे टॉप क्वालिटी कंपनी ढूंढने का काम दिया गया था, पर मैं 5000 में से किधर से ढूंढूं? तो आपने जो उनको बेस बना के दिया है वो प्लेटफॉर्म पे खड़े रह के भी प्रशांत जी जब ढूंढेंगे तो अभी उनका काम आसान हो गया। 1 2 3 4 5, ये 5 सेक्टर में से उनको क्वालिटी कंपनी ढूंढ के बातचीत करना है। खास विजय चौधरी जी, वंडरफुल विजय भाई। तो जस्ट सोचिए, एक स्टार्टअप की बात विजय भाई चौधरी जी कर रहे हैं। स्टार्टअप का डेटा बहुत ही मुश्किल था, बट वंडरफुल वर्क बाय विजय भाई। तो जो स्टार्टअप को इंक्लूड करने का पर्पस ही यही था, आपको ये ध्यान रहे कहां से और कंपनियां निकल के आ रही है। ये छोटी छोटी जो स्टार्टअप्स है ये कल बड़ी कंपनियां बनने वाली है। तो विजय भाई का डेटा आपको जरूर काम लगेगा, और हम आने वाले समय में भी
विजय भाई ने जो शुरुआत की है उसकी कंटिन्यूटी देखेंगे। आज उन्होंने आपको डेटा दिए, कल हम इन्हीं कंपनियों के और डिटेल्ड स्टडी भी उम्मीद रखेंगे जैसे जैसे कंपनीज आईपीओ लेके आएगी। बराबर है विजय भाई, दोगे क्या आप सबको? बिल्कुल सर, आप बोलिए तो जी और मौका दीजिए। हम तो सबको बताना चाहते हैं कि कैसे इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है और कहाँ पे हमें निवेश करना चाहिए ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। राइट, बिल्कुल, धन्यवाद विजय भाई। तो हमने ये दो जगह पे क्या देखा, विजय भाई के डेटा से और जैद भाई के डेटा से। मिलिंद भाई, जी सर। मेरे ख्याल से लोगों को ये आइडिया क्लियर रहनी चाहिए। करेक्ट सर। पहले पी भी नहीं देख रहे, करेक्ट हम सर। डेप्थ भी नहीं देख रहे। जी सर। अगर ग्रोथ हुआ तो डेप्थ घटेगी, डेफिनेटली। और ग्रोथ ही नहीं है तो डेप्थ फ्री हो तो भी क्या कर लोगे? करेक्ट सर। बराबर कि नहीं? तो करेक्ट सर। सबसे पहले हमने ग्रोथ की बात की है कि डिमांड किधर है, कौन सी इंडस्ट्री है जो इंडिया के जीडीपी में बड़ा कंट्रीब्यूट कर रही है और करने वाली है। तो हमारा ध्यान अभी डिमांड पे आ चुका है, यस सर। डिमांड पता चली है। अब हम दूसरे पैरामीटर यानी कि डेप्थ वगैरह वगैरह पे जाएंगे। Am I right, मिलिंद भाई? यस सर, हम टॉप क्वालिटी कंपनियों पे जाए इससे पहले जैसे कि हमारे 2 सेशन हो चुके हैं, तो काफी सारे पार्टिसिपेंट्स को क्वेरी रह सकती है, तो हम 12 से 12:15 बजे तक का टाइम रख देते हैं फॉर क्वेरी सेशन। कोई क्वेरी है तो हम ले सकते हैं सर। राइट। तो मिलिंद भाई, आज का मीटिंग 2 जगह पे है, जी सर। फेसबुक पे भी है जी लाइव, सर। यस राइट, सर। और आपके जूम में भी ज्यादातर लोग हैं। जी तो सर। ये दोनों ही जगह से हम लोग क्वेरी एक एक करके लेंगे। श्योर मेरी सर। रिक्वेस्ट है, क्वेरी को कंपनी पे मत ले जाइएगा, क्योंकि कंपनी पे अभी बात ही नहीं की है। क्वेरी को रखिएगा डिमांडिंग इंडस्ट्री रिलेटेड, डिमांडिंग इंडस्ट्री और जीडीपी के रिलेटेड आपको कुछ भी हो, यू कैन रेज योर क्वेरी। नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए ये क्वेरी सेशन हमारा है, राइट। धन्यवाद। पार्था सारथी जी, आर यू देयर राइट नाउ? Yes, sir. तो पार्था जी, वी आर ऑन अ टाइम। 5 minutes more. 5 मिनट्स मोर। 12:20 तक हो जाएगा। ओके ओके, नो सर एक मैसेज है विजय जी के लिए कि सर आज कोई शायर ही नहीं आया। हाँ, लेते हैं वो चिंतन में। नहीं सर, वो ऐसा है, टाइम कांस्टेंट था इसलिए रश भी करना था, सब कुछ था, तो उसमें वो उसका तालमेल इतना बैठ नहीं पाया। ये आगे से लेकिन प्रॉमिस है कि आगे की प्रेजेंटेशन में भरपूर मिलेंगे। लेकिन परफेक्ट आपने टाइम टू टाइम किया, सब लोगों ने कट टू कट आपने 3 मिनट पहले कंप्लीट किया, सो वंडरफुल, गुड। अब मैं थोड़ा क्वेरी देख लेता हूँ मिलिंद भाई, दोनों जगह का क्वेरी। सो आई विल रिक्वेस्ट टीम आशिम भाई, टीम अमरनाथ जी, राइट, जैद भाई, विजय भाई, गेट रेडी फॉर योर क्वेरीज। ओके सर, अभी तक वी आर इन टाइम सर। या थैंक यू पार्था जी। Thank you. So here I am reading the queries. Just give me some time. First I am going through your Zoom. यहाँ पे मनसुख लाल जी ने क्वेरी रखा है, Are you supply the details of presentations with data analysis? Yes मनसुख भाई, ये जो भी आप वीडियो देख रहे हो, पहला तो इसका पूरा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, राइट। तो ये रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग के साथ पूरा पीपीटीज, और इसके अलावा देखो पीपीटी में डेटा स्टडी रहता है, पर वो किसमें से डेटा स्टडी किया है, वो रॉ डेटा भी हम आप सबको दे देंगे ताकि पूरा रिपोर्ट आप लोगों के पास आ जाए, राइट मनसुख लाल जी? ओके, सुभाष पुंकिया जी ने कहा है सुपर्ब अंडरस्टैंडिंग ऑन स्टार्टअप्स, तो दिस वाज फॉर यू विजय भाई। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, अच्छा, श्रीनिवास जी ने एक प्रश्न पूछा था कि ये जो आप यूनिकॉर्न्स के डेटा दे रहे हो, ये इंडिया के हैं कि पूरी दुनिया के हैं? ये सिर्फ इंडिया के हैं सर, और मैं एक चीज कहना भूल गया था, आपको ये बता दूं, डॉलर्स में इसलिए हैं क्योंकि जितने भी स्टार्टअप्स के हमारे पास फिगर्स हैं सारे ये डॉलर्स में हैं, और मैं इनको कन्वर्ट करके रुपीस में इसलिए नहीं बताना चाह रहा था क्योंकि जो
कन्वर्जन रेट है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। Correct. और फिर बिलियन और मिलियन इनके बारे में भी बता दूं। 1 मिलियन होता है 10 लाख रुपया और 1 बिलियन होता है 100 करोड़। ये इनके वो हैं। राइट, धन्यवाद। एक आप इसको चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा विजय भाई, तो कि थोड़ा सबके पास सेव भी हो जाए, बराबर ना? ओके, थैंक यू वेरी मच। मधुकर मल्होत्रा जी का एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से जैद भाई के लिए है। जैद भाई, प्लीज आइडेंटिफाई ग्रोइंग, जो आपने ग्रोथ बताया, दे आर ग्रोइंग डेप्थ फ्री और दिस आर लो डेप्थ इंडस्ट्री। मतलब आपने जो इंडस्ट्री बताई उनकी डेप्थ स्टेटस कैसा है? क्या वो डेप्थ के साथ बढ़ रहे हैं कि विदाउट डेप्थ? यस प्लीज। सर बेसिकली जो हमने अभी आपका जो डेटा प्रेजेंट किया है वो डिमांड पे डेटा प्रेजेंट किया है कि क्या वो अपना रेवेन्यू बढ़ा पा रहे हैं कि नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट फिल्टर लगता है वो होता है डेप्थ वगैरह। जो फिल्टर है वो हम इस डिमांड में से फिल्टर लगाएंगे, बिकॉज अगर वो अपना रेवेन्यू बढ़ा पा रहे हैं और उनपे डेप्थ है तो वो हमारे नेक्स्ट फिल्टर में से फिल्टर हो जाएगा, बिकॉज वहां पे कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। दैट्स वाई जो अभी हमारा फिल्टर है वो डिमांड, मतलब रेवेन्यू उसने ग्रोथ किया कि नहीं किया, वो हमारा फिल्टर है। राइट, एब्सोल्युटली सैयद भाई, कि आपने यहाँ पे ये नहीं देखा होगा कि जैसे आप जब हेल्थ केयर सप्लाई बता रहे हो तो डेप्थ कितना है, आपने देखा है धंधा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। क्लियर एकदम? यस सर। या ओके, तो मल्होत्रा जी, मेरे ख्याल से आपका ये क्वेरी क्लियर हुआ होगा कि अभी तक हमने क्वालिटी पे कोई चर्चा नहीं की है क्योंकि वो बाद का टॉपिक है, हमने सिर्फ डिमांड देखी है। राइट सर? ओके, भरत पोपलानी जी का कहना था कि आप प्लीज गिव 2 वर्ड्स ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो भरत भाई, इस पे भी हमारी चर्चा है, जब हम क्वालिटी पे बात करेंगे उस समय हम ये कवर करने वाले हैं। राइट? और जैद भाई, मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्रशांत जी जब अपने सेक्टर को प्रेजेंट करे तब आप भी अगर उनके साथ रह सकते हो तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ताकि कुछ मिसिंग पॉइंट्स अगर आपको लगे तो आप उस समय ऐड कर सकते हो, बराबर ना? श्योर सर। या थैंक यू। अब मैं दूसरी क्वेरीज को आगे लेता जा रहा हूं। यस, ललित भाई ने बताया था विनोद भाई को कि शायरी इज मिसिंग। राइट, तो एक बिल्कुल एक अलग प्रोग्राम रखेंगे शायरी का, ऐसा हो तो। ओके, भरत पोपलानी जी, कैन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बिकम अ डिमांडिंग इंडस्ट्री? यस, बिल्कुल सही बात है आपकी भरत भाई। जैद भाई, कुछ कहना चाहोगे इसके ऊपर? सर बिल्कुल, जो जिस तरह से हम लोग ग्रीन की तरफ जा रहे हैं, गो ग्रीन वर्ल्ड के लिए जा रहे हैं, ये डिमांडिंग हो सकता है। बट सर जब तक से हमें डेटा नहीं मिलता है तब तक से हम बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन अभी हमको नहीं करना चाहिए। राइट, तो आपने यहाँ पे जो भी डेटा प्रेजेंट किया है वो प्रॉपर रेवेन्यू बेस पे प्रेजेंट किया है, बराबर ना? ओके, फ्यूचर में जरूर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक डिमांडिंग इंडस्ट्री बन सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। राइट, और इस पे हम जरूर बातचीत करेंगे। कुछ कंपनी अभी लिस्ट हुई थी जो एनवायरमेंट रिलेटेड थी और ग्रोथ उनका अच्छा था, नो डाउट अबाउट इट। ओके, धवल भाई का कहना है प्लीज डिस्क्राइब द वेटेज ऑफ द 5 इंडस्ट्रीज इन पोर्टफोलियो। सो दिस इज फॉर यू जैद भाई, इन 5 इंडस्ट्री का क्या आप वेटेज बता सकते हो? सर धवल भाई से मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी पिक्चर बाकी है, आगे पर्दे खुलने बाकी है, और स्पेसिफिकली जो हमारे नेक्स्ट सेक्शन में है कि इंडस्ट्री वाइज जो वेटेज है वो बताया जाएगा सर। तो धवल भाई थोड़ा वेट करें आगे के लिए। बिल्कुल सही बात है। अभी अगर जैद भाई इन 5 इंडस्ट्री का वेटेज बता देंगे तो फिर सरप्राइज खत्म हो जाएगा सर। सरप्राइज खत्म हो जाएगा। सही बात है, पर इतना तो क्लियर है कि इन पे टॉप प्रायोरिटी रखना है, बराबर ना? जब भी हम पोर्टफोलियो बनाए हमारा 50 to 80% वेटेज टॉप प्रायोरिटी सेक्टर पे जाना चाहिए। राइट, दूसरा मिसलेनियस में कर सकते हैं, बट टॉप प्रायोरिटी टू टॉप प्रायोरिटी सेक्टर्स। राइट, सो नाउ आई एम गोइंग टू योर फेसबुक क्वेरी। विनय कुमार चरण पहाड़ी। ओके विनय कुमार जी,
एडवर्टाइजमेंट एंड मीडिया सेक्टर में प्राइमरी इश्यूज आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है विनय भाई आपकी, और इसी इशू का शिकार तो हम भी हो गए इस बार, राइट। देखो हमको क्यों 2 मीटिंग करना पड़ा, फेसबुक पे और जूम के, क्योंकि आप में से बहुत से लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, रजिस्टर नहीं कर पा रहे थे, वही इश्यूज के कारण। बट इट्स ऑल राइट, ये हो रहा है, इसको होने दो। आने वाले समय में मुझे लगता है 6-12 महीने में ये सारी चीजें सेटल हो जाएगी, पर कुछ चेंजेस जरूरी है हमारी कंट्री के लिए, राइट। सो लेट दिस चेंजेस गो ऑन, हम इन चीजों को सेटल होता हुआ देखेंगे। इससे जरूर एडवर्टाइजमेंट और मीडिया सेक्टर पे इफेक्ट भी थोड़ा आ सकता है, राइट, लेकिन कंट्री का जो ट्रांसपेरेंसी है वो टॉप प्रायोरिटी पे है। अगर उसके चलते थोड़ा ग्रोथ कम होता भी है तो ये कॉम्प्रोमाइज चलेगा, बराबर, पर सिक्योरिटी, कंट्री के सिक्योरिटी पे कोई हानि नहीं आनी चाहिए, राइट। सो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस, नो नीड टू वरी। या सो विनय भाई डेफिनेटली देखो ग्रोथ किधर से आ रहा है, आपने जो पूछा है, तो क्या ये स्टिल ग्रोइंग रहेगा? ग्रोथ डिमांड से आ रहा है, कंपनियां इंडिया में बड़ी बनती जा रही है, कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट स्पेंडिंग बढ़ रहे हैं, और उनको पता है कि पब्लिक किधर है, पब्लिक ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इन मीडिया पे और निवेश बढ़ेगा। अभी तो इंडिया में बिगिनिंग हुआ है, तो गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट भी हो जाए सिक्योरिटी कंसर्न को लेते हुए, पर सामने की जो कंपनियां हैं वो अगर डिमांड का फायदा, इंडिया बूम का फायदा उठाना चाहती है तो वो जरूर नॉर्म्स को पालन करेगी, राइट सर। थैंक यू। लेट मी कम बैक टू दिस Zoom's query। सौरभ भाई ने लिखा है, सर if we consider retail industry as a future demand sector, then in turn the consumer goods sector will also have an increase in demand, right? तो ये जैद भाई आपके लिए है, क्या कंज्यूमर गुड्स को भी डिमांड मिलना चाहिए रिटेल के साथ? सर मिलेगा, जरूर मिलेगा। जैसे से हम अपना यूजेस बढ़ाएंगे तो कंज्यूमर गुड भी एक अच्छा डिमांडिंग इंडस्ट्री में जाएगा, बट सर उसका ग्रोथ हमें ट्रैक करते रहना है। बेसिकली अभी डिमांडिंग इंडस्ट्री जो हम देख रहे हैं वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, जैसे से हमारे खर्च बढ़ेंगे, जैसे हमारी स्पेंडिंग बढ़ेगी, उस पर डिपेंड करते हुए, राइट। तो एक चीज तो क्लियर है, कंज्यूमर गुड्स में भी हमें थोड़ा प्रीमियम और क्वालिटी कंपनी जो लोग बनाते हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, है ना जैद भाई? राइट सर। क्योंकि अभी इंडियंस की इनकम बढ़ रही है तो हम जरूर क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेंगे, बराबर ना। सो फोकस ऑन द क्वालिटी, फोकस विद क्वालिटी क्राइटेरिया इन कंज्यूमर गुड्स ऑल्सो। आयुष जायसवाल जी का कहना है, ये प्रश्न आपके लिए जैद भाई और आपकी टीम के लिए, हाउ कैन वी एनालाइज डिमांडिंग सेक्टर और विच सेक्टर इज ग्रोइंग? ये अगर हमें खुद को एनालिसिस करना है कि डिमांडिंग सेक्टर कौन सा है और कौन बढ़ रहा है, तो हम कैसे करें? क्या आप थोड़ा इस पे रोशनी डाल सकते हो जैद भाई, आपने कैसे किया है? सर बेसिकली ये बहुत टाइम टेकिंग है। हमने बेसिकली किया ये था कि उस सेक्टर की कंपनीज में जो टॉप की कंपनीज थी, 90% कंपनी जो ऑलमोस्ट रेवेन्यू, ज्यादातर रेवेन्यू लाती थी, उसका हमने रेवेन्यू ग्रोथ लिया। रेवेन्यू ग्रोथ लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और करंट ईयर। कुछ कंपनीज ऐसी, कुछ सेक्टर ऐसे थे जिसका लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और करंट ईयर भी बहुत अच्छा था। कुछ सेक्टर ऐसे थे जिन पे कोविड का इफेक्ट पड़ा था। तो इन सबको ध्यान रखते हुए हमने उसको ग्रोइंग किस तरह से है वो देखा है। हमने यहाँ पे उन सेक्टर्स को लिया है जिसने इंडिया को आउट परफॉर्म किया। इंडिया ने वर्ल्ड को आउट परफॉर्म किया, ये तो हम लोग ने देख ही लिया था। अब जो सेक्टर इंडिया को आउट परफॉर्म करेंगे, इंडियन जीडीपी ग्रोथ को आउट परफॉर्म करेंगे, वो हमारे डिमांडिंग सेक्टर होंगे। ये हमारा क्राइटेरिया रहा, और ये हमने जो उसका रेवेन्यू ग्रोथ रहा उसको देखा, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ को देखते हुए सब। राइट जैद भाई, धन्यवाद आपका। तो अगर ये ही चीजों को, इसी पैरामीटर को अगर बाकी स्टूडेंट भी ध्यान में ले तो वो लोग भी ढूंढ सकते हैं कि ग्रोथ किधर है, बराबर है। वंडरफुल। सो लेट मी गो टुवर्ड्स नेक्स्ट। या थैंक यू धर्मेश गांधी। प्रदीप एस, सर पुट सम लाइट ऑन ईवी सेक्टर। प्रदीप जी।
ईवी सेक्टर जरूर। हमने यहाँ पे जब टेक्नोलॉजी लिखा है तो टेक्नोलॉजी में ईवी भी आता है, बराबर ना। टेक्नोलॉजी में अगर ईवी आता है तो ग्रोथ तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड देखना है। हम जब टेस्ला की बात करते हैं तो उसे टेक्नोलॉजी आधारित भी बात करते हैं, बराबर ना। तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी गुड ग्रोथ। जब आप इसको ऑटो के नजर से देखते हो तो ऑटो में भी दुनिया भर में डिमांड खुली है, राइट। अब ये ऑटो की डिमांड जो है इसमें भी ईवी रिलेटेड जबरदस्त ग्रोथ होना है। कुछ स्टार्टअप्स भी है जो आएंगे। जैसे आने वाले समय में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी लिस्टेड कंपनी में, हम जरूर इन कंपनियों की बात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे प्रदीप जी, राइट। थैंक यू। दीपक कुमार जी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आशिम भाई आपके लिए। सो वेयर टू गेट डेटा फॉर जीडीपी। सो आशिम भाई आप इस पे रोशनी डाल सकते हो। जीडीपी के डेटा दीपक कुमार को अगर चाहिए तो वो किधर से ले सकते हैं? हाँ जी सर। या प्लीज आशिम भाई। हेलो, हाँ दीपक जी, इसके लिए आप वर्ल्ड बैंक के साइट में चले जाइएगा या फिर आईएमएफ के, यहाँ से मिल जाएगा आप। ओके, तो वर्ल्ड बैंक की साइट से इनको जीडीपी के प्रॉपर डेटा मिल जाएंगे दीपक भाई को, बराबर है आशिम भाई? यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच आशिम भाई। आपने ये जो डेटा सब लिया वो कोई थर्ड पार्टी के डेटा लिए, मतलब किसी ने रिसर्च करके रखा हुआ है उनके डेटा उठा लिए कॉपी पेस्ट करके या गूगल से, या आपने प्रॉपरली वर्ल्ड बैंक के डेटा से एनालिसिस किया हुआ है? प्रॉपरली वर्ल्ड बैंक के डाटा से ही है। ओके ओके, तो थ्रू डेटा नहीं है, सीधा सोर्स से डेटा लिया है। वंडरफुल आशिम भाई, थैंक यू। यस, थैंक यू। चिंतन देसाई। सो चिंतन देसाई का कहना है इंटरनेशनल कंपनीज लाइक वॉलमार्ट expected to come in Indian market in next 5 to 10 years, then market share of business of Reliance may get affected. इस पे मेरे हिसाब से बातचीत हम लोग ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में भी करने वाले और हम कंपनी के डेटा में भी करने वाले हैं। पर जैद भाई, आप डिपार्टमेंट स्टोर के मार्केट में क्या इसकी बात कर सकते हो कि वॉलमार्ट के आने से रिलायंस के शेयर पे क्या इफेक्ट आ सकती है? सर, जब बड़ी कंपनीज किसी भी देश में आती हैं तो हाँ बेशक उनका कुछ पार्ट जाएगा, बट अभी हम जो देख रहे हैं हमारा डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि हम सेकंड नंबर की पॉपुलेशन है। तो हर कंपनी अपना जो बिजनेस प्लान करती है तो रिलायंस ने भी इसके लिए प्लान किया होगा। तो हाँ बेशक इफेक्ट आएगा, बट हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। बिल्कुल सही बात है जैद भाई आपकी, और मैं कहना चाहूंगा पिछली हिस्ट्री देख के हम तैयार रहे रिलायंस को बिल्कुल नीचा ना आके। रिलायंस में जबरदस्त खूबी, आज भी आप देखो कितनी टक्कर है, कितनी सारी कंपनियां हैं, पर पूरी लिस्टेड कंपनियां मिलके रिलायंस का आधा टर्नओवर भी नहीं कर सकती है। तो क्या इनकी लीडरशिप है? और वॉलमार्ट ऑलरेडी कब से एंटर होना चाहता है, तो उसको किसने रोक के रखा हुआ है, राइट? ये जबरदस्त टक्कर दे रहा है रिलायंस। तो डोंट एक्सपेक्ट अ लाइट मोड फ्रॉम रिलायंस। हम आने वाले समय में रिलायंस को और बड़ा बनता हुआ इसी सेक्टर में देखेंगे दोस्तों, राइट? ओके, धन्यवाद सागर भाई, आपने डेटा दिए 1 लाख, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन, बढ़िया, वेरी गुड। आयुष का कहना है हाउ कैन वी एनालाइज डिमांड इन सेक्टर, विच सेक्टर इज ग्रोइंग। तो हमने ऑलरेडी इस पे बात कर ली, तो मैं वापस नहीं आऊंगा। आयुष, जस्ट अभी हमने बात की कि कैसे डिमांडिंग सेक्टर को ढूंढना है। मंजीत जी का कहना है सर विल वी गेट रिकॉर्डिंग। क्यों नहीं मंजीत जी, डेफिनेटली आप लोग ये रिकॉर्डिंग को देख पाओगे, राइट? 2 दिन का समय आपको इसके लिए हमें देना पड़ेगा। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पूरी चीज आपके लिए लाइव हो जाएगी। जितेंद्र सिंगारे जी, इन स्टार्टअप सेक्टर वाइज ग्रोथ, राइट? अगर आपको जितेंद्र जी सेक्टर वाइज ग्रोथ चाहिए, डेफिनेटली मेरा रिक्वेस्ट है विजय भाई, अगर आपने क्या सेक्टर वाइज ग्रोथ बताया था, कौन से सेक्टर का कितना ग्रोथ है इंडिविजुअली? किस मेरे से पूछ रहे हैं सर? हाँ विजय भाई आपसे। स्टार्टअप में सेक्टर वाइज ग्रोथ हमने डिस्कस किया था। हाँ किया था सर, वो पाई चार्ट में बताया था।
राइट, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हमने डिस्कस किया हुआ है, फिर भी इसको और डिटेल में चाहिए तो इसके रॉ डेटा आप लोगों को मिल जाएंगे, राइट। ओके, आई एम मूविंग टुवर्ड्स एफबी क्वेरी। संजय मेंगशेट्टी, हाउ शुड वी फाइंड मल्टी बैगर कंपनीज फ्रॉम दिस ग्रोइंग सेक्टर्स? तो मिलिंद भाई, ये प्रश्न आपके लिए है। हम इन ग्रोइंग सेक्टर में से मल्टी बैगर कैसे ढूंढे? सर क्वेश्चन बहुत आसान है, हाँ। क्योंकि फॉर्मूला सीधा सीधा है। जहां जीडीपी बढ़ रहा है, जहां डिमांडिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है, वहां की टॉप क्वालिटी कंपनी देखे। बस ये 3 स्टेप है, ये फॉलो Right. करें और आपको मल्टी बैगर मिल जाएगा। राइट, तो ये तो अभी हम करने ही वाले हैं। सर है नेक्स्ट ना? लंच के बाद प्रेजेंटेशन है, उसमें Right. 50 मल्टी बैगर तो हम यूं ही आपको बता देंगे। तो लास्ट वन, मितेश शाह ने लिखा है, सर चाइना का जीडीपी बढ़ रहा है पर उनका इंडेक्स रेंज बाउंड है बहुत समय से। सही बात है आशिम भाई? मेरे ख्याल से अमरनाथ जी ने इस पे डेटा दिए थे, है ना? तो अमरनाथ जी, आशिम भाई, आप जो भी इस पे बात करना चाहो, क्या ये बात सही है कि जीडीपी चाइना का बढ़ रहा है पर उनका इंडेक्स नहीं बढ़ रहा है? यस प्लीज। यस सर, मैं दूं जो या यस प्लीज आशिम भाई। ओके। इसमें दीपक भाई ने पूछा है सर? नहीं, मितेश शाह फेसबुक पे हाँ पूछा मितेश, है उन्होंने। ओके ओके ओके, मितेश जी। हाँ मितेश जी, देखिए अभी हम देखें तो चाइना का जो मार्केट कैप है वो जीडीपी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसका मेन रीजन है, और जो इंडेक्स है वो भी मतलब हमें दिख रहा है कि मतलब अंडर परफॉर्मेंस है इसमें, मतलब ये है ग्रोथ नहीं है। इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। जैसे कि ये एक चीज, जैसे यदि देखे चाइना में क्या है, पहले के जमाने में भी क्या था कि वहाँ पे राजाओं का जैसे शासन चलता था। जहाँ पे भी आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी अच्छे से नहीं, जहाँ पे काम ना कर रहा हो, वहाँ पे हमें ये चीज देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जो भी मतलब कंपनीज है उसको मतलब फुल अथॉरिटी नहीं मिलता। मतलब जो भी कंपनीज है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, तो उसमें हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा मतलब ग्रोथ होगा या फिर कुछ ऐसा। तो कहीं ना कहीं इस चीज का इफेक्ट चाइना में भी अभी देखने को मिल रहा है। भले ही अभी आपको दिख रहा होगा कि चुनाव उनाव का कुछ, लेकिन उस टाइप से नहीं है वहाँ। मतलब लिबरलाइजेशन जिसे बोलते हैं ना, खुली छूट मिलना चाहिए कंपनीज को, उस टाइप से वहाँ पे नहीं है। जिस कारण हमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो मार्केट कैप है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है जीडीपी को। प्लस ये भी है कि जीडीपी ग्रोथ होने के बावजूद भी वहाँ पे क्या है, जो इंडेक्स है वो अच्छे से मतलब ग्रो नहीं कर पा रहा है। मतलब मार्केट कैप सीधी सी बात है नहीं बढ़ पा रहा है। हाँ जी सर। राइट, बिल्कुल सही बात है आपकी। और आपने जो डेटा दिया कि जीडीपी बढ़ रहा है, मार्केट के उतना नहीं बढ़ रहा है, और इसीलिए इंडेक्स भी उतना नहीं बढ़ना है, और यही फायदा इंडिया को मिलता जा रहा है। राइट आशिम भाई? सो आई होप मितेश भाई आपको जवाब मिल गया होगा। बाकी की क्वेरीज हम नेक्स्ट सेशन में जरूर लेंगे। तो अब हम सब लोग दोस्तों लंच के लिए चले जाते हैं। हम वापस से मिलेंगे 1 बजे। हम मीटिंग को क्लोज नहीं कर रहे हैं, मैं मीटिंग ऑन रहने देता हूं, राइट? पर आप चाहो तो एग्जिट हो सकते हो, लंच करके आके वापस री एंट्री ले सकते हो, राइट? सो ऑल इज वेल मिलिंद भाई, ऐसा ही करें हम लोग? सर डेफिनेटली सर। तो शार्प 1 बजे मिलते हैं। यस, 1:01 को सर 1 बजे। हाँ 1 बजे हम इंटरनेशनल मार्केट्स पे जाएंगे। मल्टी बैगर की जो बात छेड़ी है इन्होंने, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी। मिलिंद जी 1 बजे से 2 बजे तक टॉप क्वालिटी कंपनी से सबसे इम्पोर्टेंट है। यस सर, यस सर, इम्पोर्टेंट। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कौन सा कंपनी में पैसा लगाना है वो सबसे आम आदमी को इम्पोर्टेंट है, हमको भी। तो 1 बजे सब लोग को आने के लिए कोशिश कर दीजिए, हम लोग शुरू कर देंगे 1 बजे को। धन्यवाद।